एक लड़के की नई नई शादी होती है और उसकी जो पत्नी होती है वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। जैसे ही उसकी शादी को 2 से 3 महीने बीतते हैं, 2 से 3 महीने के बाद ही जो उसकी पत्नी होती है उसे अपने ही पड़ोस के एक लड़के से प्रेम हो जाता है। और उसके बाद में जो वो लड़की होती है वो अपने उस पड़ोस के लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लगती है। और जब वो एक दिन उसके साथ में संबंध बना रही होती है, तभी जो उसका पति होता है वो रूम के बाहर खड़ा होकर के अपनी पत्नी की उन सुरीली आवाजों को सुना करता है। और उसके बाद में फिर उस रात कुछ इस तरीके का काम होता है जिसे सुन करके सारे लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिरकार इस कहानी में ऐसा क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, आज की ये जो कहानी है, ये बहुत ही रोमांटिक है और आप लोगों को बहुत अच्छी एक सबक और सीख देने वाली है। ऐसी घटनाएं जो हर जगह पर, हर गांव में कब किसके साथ में घटित हो जाएं, इसके विषय में किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सचेत करना है, सजग करना है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों का मेरे चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी के जितने भी सदस्य हैं स्वस्थ होंगे और सुखद होंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये कहानी, ये घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कौशाम्बी। और उसी कौशाम्बी के एक छोटे से गांव में एक लड़का जो अपने माता पिता के साथ में रहा करता है। उसके माता पिता और वो लड़का और उसकी एक छोटी बहन होती है। जैसे ही बहन शादी के लायक होती है, अब जब घर के माता पिता होते हैं, जो घर के सदस्य होते हैं, अब उन लोगों को अपनी बेटी की शादी करने की चिंता सताने लगती है। उसके लिए वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगते हैं। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। और जैसे ही बेटी की शादी करते हैं तो उनका जो लड़का होता है, जिसका नाम रमेश होता है, अब रमेश की उम्र भी लगभग 25 वर्ष के आसपास हो जाती है। माता पिता होते हैं वो ये सोचते हैं कि आखिरकार अब बेटी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब हमें अपने बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। और वो अब अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तभी उनके पड़ोस के कौशाम्बी जिले के ही एक गांव से उनके बेटे के लिए रिश्ता आता है। वो लोग उस लड़की को देखते हैं। लड़की देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। ये देख करके जो रमेश के घर के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं और रमेश होता है, वो लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बड़े धूमधाम से रमेश और उस लड़की, जिसका नाम राधिका होता है, रमेश और राधिका की शादी होती है। शादी के बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं। सारे लोगों की जिंदगी बड़ी अच्छी तरीके से कटा करती है। जैसे ही रमेश की शादी को लगभग 2 महीने बीतते हैं, जो रमेश पहले से ही शहर में रह करके एक प्राइवेट नौकरी किया करता है, जैसे ही उसकी शादी को 2 महीना बीतते हैं, क्योंकि अब वो प्राइवेट नौकरी होती है, अब वो अपनी नौकरी के लिए, अपने काम के लिए दिल्ली चला जाता है। इधर जो राधिका होती है वो अपने घर पर अपने सास ससुर के साथ में रहा करती है। राधिका देखने में इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि जैसे ही वो शादी करके राधिका उस घर पर आती है, जो गांव मोहल्ले की पड़ोस की औरतें होती हैं वो राधिका से मिलने के लिए जाती हैं। एक मुंह दिखाई की रस्म होती है, उस रस्म को पूरा करने के लिए जाती हैं। और उसके बाद में जब वो लोग अपने घरों पर लौट करके आती हैं तो ये चर्चाएं होती हैं कि आखिरकार जो रमेश की पत्नी है वो बहुत ही सुंदर है। और जैसे ही जो उस गांव के लोग होते हैं, जो गांव के लड़के होते हैं, वो लोग इस बात को सुनते हैं तो आखिरकार ये सब लोगों के मन में जिज्ञासा होने लगती है कि आखिरकार कितनी सुंदर औरत है जिसके बारे में हर जगह चर्चा होती है। तभी उसके मोहल्ले में एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है और जिसका नाम राजू होता है। राजू का जो घर होता है वो रमेश के घर से बिल्कुल सटा हुआ होता है। दोनों लोगों की छत एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब राजू जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है, वो भी, उसके मन में भी यह विचार आता है कि आखिरकार मैं रमेश की पत्नी राधिका को देखूंगा जरूर,
कि आखिरकार यह कितनी सुंदर है। तभी वो राधिका को देखने के लिए अक्सर अपनी छत पे जाकर के बैठ जाया करता है। एक दिन जब वो बैठा होता है, मोबाइल चला रहा होता है, उसी समय जो राधिका होती है वो अपने छत पर गेहूं डालने के लिए जाती है। और जैसे ही वो गेहूं डाल करके सुबह वापस आ जाती है, तो जो लड़का राजू होता है वो राधिका को देखता है, पर वो बहुत अच्छे तरीके से देख नहीं पाता है। तभी वो इस चीज का इंतजार करने लगता है कि आखिरकार शाम को राधिका, अगर सुबह उसने गेहूं डाला है तो शाम को वो गेहूं लेने जरूर आएगी। इसलिए वो शाम के वक्त फिर जाकर के अपनी छत पे बैठ करके वो राधिका के आने का इंतजार करने लगता है। उसी समय जो राधिका, जब शाम का वक्त होता है, जो राधिका होती है वो अपने छत पर गेहूं लेने के लिए जाती है, तब जो होता है वो बहुत हिम्मत करके राधिका के पास, अपनी छत से उसके छत के पास में जाकर के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि भाभी जी नमस्ते, हमने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी थी, आज हमने देख भी लिया, वाकई में आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। जैसे ही राधिका उस लड़के के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, सुन करके वो उसका कुछ जवाब नहीं देती और मुस्कुराने लगती है। तभी जो राजू होता है वो कहता है कि रमेश भैया तो बहुत ही नसीब वाले हैं, जिन्हें आप जैसी पत्नी मिल गई है, आप जैसी खूबसूरत बीवी मिल गई है। पता नहीं हम लोगों हमारा नसीब कैसा है, हमें कैसी पत्नी मिलेगी। तभी जो राधिका होती है वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आपको भी कोई अच्छी ही मिलेगी। इस तरीके से उन दोनों की बातें होने लगती है। अब वो बातें धीरे धीरे, अब जो राधिका होती है, क्योंकि उसका पति वहां पर रहता नहीं है, जो उसके सास ससुर होते हैं वो बूढ़े होते हैं, कभी खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं, कभी जंगल में चले जाते हैं। अब राधिका का भी समय जो नहीं कटता है, इसलिए वो भी अब अपनी छत पर निकल जाया करती है। उधर जो राजू होता है उसे भी राधिका को देख करके वो भी राधिका के खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और वो भी अब दिन दिन भर अपनी ही छत पर खड़ा रहता है। इस तरीके से अब उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और फिर बातें धीरे धीरे हंसी मजाक होने लगता है। और फिर वो बातें और वो हंसी मजाक इस कदर आगे बढ़ जाता है कि कब उन दोनों में प्यार हो जाता है, कब वो दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में हो जाते हैं। दरअसल एक दिन जो राजू होता है वो कहता है कि भाभी जी आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती को देख करके आपके चेहरे से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता है। तब जो राधिका होती है वो समझ जाती है कि आखिरकार राजू कहना क्या चाहता है। एक दिन जो राधिका होती है वो राजू से कह देती है कि कभी टाइम निकालो तो हम आपको अपने बाहर की नहीं बल्कि अंदर की खूबसूरती भी दिखा सकते हैं। ये सुन करके राजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और राधिका कहती है कि चलिए ठीक है, आज रात हम यही छत पर रूम बना होता है उसी रूम पर राधिका सोया करती है और उसके जो सास ससुर होते हैं वो घर पर नीचे सोया करते हैं। हम कहती है कि हम यहीं पर रात में सोते हैं और अगर आपको आना है तो आज रात आप आ जाइएगा। तभी जो राजू होता है सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब राधिका अपने सास ससुर को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद में वो जैसे ही रात के लगभग 10 बजते हैं, 10 बजे के आसपास वो अपने रूम पर आकर के सो जाती है और जिस समय वो अपने रूम पर आकर के सो जाती है, अब वो राजू के आने का इंतजार करने लगती है, पर लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है। जो राजू होता है वो नहीं आता है। अब राधिका को नींद आने लगती है, वो सोचती है कि शायद वो लड़का नहीं आएगा। लगभग 11 बजे के आसपास वो लड़का अपनी छत से कूद करके राधिका की छत पर आ जाता है और उसके बाद में वो उसके दरवाजे की हल्के से कुंडी खटखटा करके कहता है कि भाभी जी मैं आ गया। जैसे ही राधिका उसके शब्दों को सुनती है, सुन करके वो तुरंत उठती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद में जो राजू होता है वो राधिका के रूम में पहुंच जाता है। उसके बाद में उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होने लगती हैं। जो राजू होता है वो राधिका की तारीफ करने लगता है, उसके खूबसूरती के गुणगान करने लगता है और यह सुन करके जो राधिका होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बाद में राजू धीरे धीरे राधिका के बदन को टच करने लगता है, उसके शरीर को छूने लगता है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है। अब जो राधिका होती है वो भी अपने आप को काबू नहीं कर पाती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में वो सब होने लगता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राधिका एक शादीशुदा होती है। शायद वो भूल चुकी होती है कि उसका पति भी है जो कहीं उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए उसके लिए और अपने लिए पैसा कमाने के लिए वो कहीं बाहर पड़ा हुआ है। इधर राधिका उस लड़के के साथ में वो सब करने लगती है जो एक पति पत्नी के साथ में होता है।
दोस्तों कहते हैं कि अगर एक बार किसी आदमी को ये चीज मिल जाए या किसी आदमी के साथ अगर एक बार आप अच्छे से संपर्क में आ गए तो फिर ये मन बार बार उसी चीज को करने के लिए और वहीं पर जाने के लिए भटकता रहता है। वही राजू और राधिका के साथ में भी होता है। अब राजू और राधिका क्योंकि दोनों अकेले होते हैं, किसी चीज का डर नहीं होता है। राजू जो अपने घर से रात में सभी लोगों को सोने के बाद में राधिका के रूम पर आ जाता है और फिर वो दोनों रात भर एक दूसरे के साथ में रंगरेलियां मनाते हैं। ये कहानी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन राजू जब अपनी छत से जो बाउंड्री होती है, जो दीवार होती है, उस दीवार को चटक करके वो राधिका के रूम पे जा रहा होता है, तभी पड़ोस के ही एक दूसरा व्यक्ति जो अपनी छत पर खड़ा होता है वो देख लेता है कि राजू आखिरकार रमेश के घर पर क्यों जा रहा है। उसे शक हो जाता है और फिर वो ये बात अपने दोस्तों से बताता है। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि राजू और रमेश की पत्नी राधिका के नाजायज संबंध है। पर यह बात अभी तक राधिका के घर में किसी को नहीं मालूम होती, ना तो राधिका के सास ससुर को और ना ही राधिका के पति को, क्योंकि पति तो वहां होता ही नहीं है। दिल्ली शहर से अपनी नौकरी से एक दिन रमेश छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी राधिका के लिए राधिका से मिलने आता है। तभी जो रमेश होता है, जब वो दिल्ली से अपने घर पर आता है, आने के बाद में जो उसके गांव के कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त, क्योंकि रमेश काफी दिनों के बाद आता है तो अपने गांव के यार दोस्तों से मिलता है और मिलने के बाद में जो उसके कुछ दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि यार आज शाम हम लोग पार्टी करते हैं। और रमेश फिर अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। उसी शाम जब वो बैठ करके शराब पी रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक दोस्त होता है जो रमेश से कहता है कि यार भाई तू बहुत ही नसीब वाला है कि तेरी पत्नी इतनी ज्यादा खूबसूरत है और तुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है। ये बात सुन करके रमेश खुश होता है और कहता है कि यार ये बात तो सब है, सब ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। तभी जो एक और दोस्त होता है वो कहता है, क्योंकि वो तीनों लोग नशे में होते हैं और नशे में दोस्तों कब क्या कहना है जो हकीकत है शायद लोग निकाल ही देते हैं, और इसीलिए जो उसका एक दूसरा दोस्त होता है वो कहता है कि यार तेरी पत्नी है तो बहुत खूबसूरत, पर जितनी खूबसूरत शायद बाहर से है उतनी ही खूबसूरत अंदर से है। रमेश होता है वो कहता है कि आखिरकार तू कहना क्या चाहता है, मैंने ये बात समझी नहीं। तब वो कहता है कि तेरी पत्नी तेरे साथ, तेरे अलावा तेरे पीठ पीछे किसी और के ऊपर भी मेहरबान होती है। यह सुन करके जो रमेश होता है वो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका जितना भी नशा होता है वो तुरंत उतर जाता है। रमेश उस समय तो कुछ नहीं बोलता है, आखिरकार उससे बहुत पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। तब जो वो दोस्त होता है वो नशे में होता है और वो कह देता है कि तेरे ही पड़ोस का जो राजू है वो राजू है जो तेरी पत्नी से हर रात मिलने के लिए हर रात तेरी पत्नी के साथ में रहता है। यह सुन करके रमेश का सारा नशा गायब हो जाता है और उसके बाद में रमेश अपने मन में विचार करता है कि आखिरकार मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये बात सच है या गलत है ये मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और इसके लिए वो अपने घर आता है। वो अपनी पत्नी से इस बारे में कोई बात नहीं करता, अपने माता पिता से इस बारे में कोई बात नहीं करता। उसको जो भी रहना होता है, जितने दिन रहना होता है, वो लगभग 8 दिन तक अपने घर पर रुकता है और 8 दिन के बाद में फिर वो एक दिन अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से वो ये कहता है कि अब मुझे अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए दिल्ली जाना होगा। और वो अपने घर से अपना पूरा सामान पैक करवाता है और सामान पैक करवाने के बाद में वो अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है। पर दोस्तों राजू जो है वो अपनी नौकरी पे नहीं जाता, वो बल्कि शहर में जाकर के रुक जाता है। 2 दिनों तक तो वो उसी शहर में रहता है और तीसरा दिन जैसे ही होता है वो रात के लगभग 11 बजे के आसपास अपने गांव वापस आता है। और गांव वापस आने के बाद में वो अपने पड़ोस के दूसरे घर की छत से चढ़ करके अपनी छत पर पहुंच जाता है। और अपनी छत में पहुंचने के बाद में जो उसकी पत्नी का रूम होता है, राधिका का रूम होता है, उस रूम के बगल में खड़ा होकर के उस रूम के अंदर क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करने लगता है। तभी वो सुनता है कि कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, कुछ अजीब सी बातें हो रही होती हैं। जैसे ही वो ये चीज को सुनता है उसे विश्वास हो जाता है कि जो उसका दोस्त उससे ये बात कही थी वो पूरी तरह से सच है
और उसी समय वो अपनी पत्नी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अब जो उसकी पत्नी राधिका होती है वो दरवाजा खोल देती है, और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो होता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी उस समय पूरे निवस्त्र होती है, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। और जो उसका दोस्त, जो वो लड़का होता है, पड़ोस का लड़का होता है, राजू होता है, उसके बदन पर भी कोई कपड़े नहीं होते। ये देख करके रमेश का खून खौल उठता है, और वो जो अपने साथ में एक धारदार हथियार लेकर के जाता है, क्योंकि रमेश ने पहले से ही सोच रखा था कि अगर यह बात सच होगी और अगर मुझे वो व्यक्ति मिल गया, अगर मुझे वो लड़का मिल गया, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि रमेश को यह सुन करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, और वो उसी गुस्से में उसी धारदार हथियार से, उसी चाकू से राजू का गला रेत देता है। और रेतने के बाद में जो राजू की लाश होती है उसको चुपचाप ले जा करके गांव के किनारे पर एक पुलिया बनी होती है, उस पुलिया के नीचे फेंक देता है। और उसी समय वो अपनी पत्नी से यह भी कहता है कि अगर ये बात तूने किसी और से बताई तो मैं तुझे भी मार दूंगा, और मैं इसलिए तुझे नहीं मारना चाहता हूं क्योंकि मैं तेरे साथ में अपनी जिंदगी काटना चाहता हूं। अब जो पत्नी राधिका होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और यह बात वो किसी से नहीं बताती है, इसके विषय में किसी को कोई चर्चा नहीं होती है। तभी जैसे ही सुबह होता है, जो राजू अपने घर पर नहीं होता है, अब जो राजू के माता पिता होते हैं वो परेशान होने लगते हैं, राजू की तलाश करने लगते हैं। एक दिन पूरा बीत जाता है पर राजू का कहीं कोई पता नहीं लगता है। उधर दूसरा दिन बीत जाता है, कोई पता नहीं लगता है। अब जो राजू के माता पिता होते हैं वो राजू की गुमशुदगी की थाने जाते हैं, और थाने जाने के बाद में राजू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस राजू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, और पुलिस भी अब राजू को तलाश करने की कोशिश करने लगती है। पर पुलिस भी अभी राजू की खोज नहीं कर पाती है, पुलिस को इस केस में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली होती है। तभी जैसे ही 3 दिन के बाद में गांव के जो कुछ लोग जानवर चराने के लिए जाते हैं, तभी वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस पुलिया के पास में पहुंच जाते हैं, और जहां पर उन्हें कुछ, अब लोग ये देखने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिरकार ये बदबू आ कहां से रही है। तभी उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये बदबू जो ये पुलिया बनी हुई है, ये जो पुल है, इस पुल के नीचे से आ रही है। अब लोग उस पुल के नीचे झांक करके देखते हैं तो देखते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब वो लोग उस लाश को पास में जाकर के देखते हैं तो देखते हैं कि उस लाश में सड़न चालू हो चुकी थी, और वो लाश गांव के ही राजू की होती है। तभी वो लोग तुरंत, क्योंकि उन लोगों को ये पता होता है कि राजू कई दिनों से अपने घर से गायब है, तभी वो लोग तुरंत राजू के पिता को इस बात की सूचना देते हैं। अब जो राजू के पिता आते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, देखने के बाद में वो पुलिस, अब राजू के पिता के द्वारा पुलिस को ये जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है। अब पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है, अब पुलिस छानबीन करती है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे कौन हो सकता है। तभी पुलिस जो राजू के शरीर की तलाशी लेती है, राजू के बदन को देखने की कोशिश करती है, और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार किस तरीके राजू को मारा गया। तभी पुलिस की नजर राजू के हाथ पर पड़ती है, और राजू के हाथ में राधिका लिखा होता है। जैसे ही पुलिस देखती है कि राजू के हाथ में राधिका लिखा है, क्योंकि दोस्तों राजू अब रमेश की पत्नी राधिका से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो उसका नाम तक अपने हाथ में लिखवा लेता है। अब पुलिस उसके माता पिता से पूछने की कोशिश करती है कि आपके परिवार में आखिरकार राधिका किसका नाम है। तब जो उसके माता पिता होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि साहब, मेरी जानकारी में तो मेरे परिवार में या मेरे रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसका नाम राधिका हो। पर साहब, मेरे ही मोहल्ले में एक लड़की जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई है, उसका नाम राधिका है। अब पुलिस को, क्योंकि पड़ोस का मामला होता है, पुलिस को शक हो जाता है। अब पुलिस तुरंत रमेश के घर राधिका के पास में पहुंचती है, राधिका को अपने साथ में लेती है, लेने के बाद में थाने ले जाती है, और थाने ले जाने के बाद में पुलिस राधिका से पूछताछ करती है। तो राधिका तो पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि वो ये जानती थी कि आखिरकार वो कुछ बताती है तो जो उसका पति है वो फंस जाएगा और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी दोस्तों पुलिस जब सख्ती के साथ राधिका से पेश आती है, राधिका टूट जाती है और वो समझ चुकी होती है कि उसे
सच बताना ही पड़ेगा। तब जो राधिका होती है वो यह बात पुलिस को बताती है कि उसका और राजू का अफेयर चल रहा होता है। तभी एक दिन जो उसका पति होता है उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर वो राजू की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में वो राजू की लाश को पुलिया के नीचे फेंक करके दिल्ली शहर चला जाता है। जैसे ही पुलिस को यह बात मालूम पड़ती है, पुलिस दिल्ली जाती है और दिल्ली जाने के बाद में वो वहां से रमेश को भी गिरफ्तार करती है। और जब रमेश से पूछताछ करती है तो रमेश भी पुलिस को यही बताता है कि साहब, राजू जिसका मेरी पत्नी के साथ में नाजायज संबंध थे, वो मेरी पत्नी के साथ में रिलेशनशिप में था और साहब मेरी आंखों के सामने वो मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और मुझे ये देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और इसलिए मैंने राजू की हत्या करके उसकी लाश को पुलिया के नीचे फेंक दिया। अब पुलिस जब पति और पत्नी दोनों के देखती है कि बयान एक ही है, ये बात पुलिस इस आधार पर जो पुलिस होती है वो रमेश को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में रमेश पर मुकदमा चलाती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, एक सबक लेनी चाहिए। रमेश की भी यहाँ पर थोड़ी सी गलती है कि उसे अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी नई नई शादी होती है और उसकी शादी को 2 से 3 महीना ही बीतते हैं कि वो अपनी पत्नी को छोड़ करके पैसा कमाने के लिए अपनी नौकरी पर दिल्ली बाहर चला जाता है, अपनी पत्नी को अकेला छोड़ करके। दोस्तों, ये उम्र ऐसी होती है, नए नए जो लोग होते हैं, नई नई उम्र होती है, इस उम्र में अक्सर लोग ऐसे ही बहक जाते हैं। इसमें राधिका की भी जिम्मेदारियां होती हैं। राधिका को भी ये सोचना चाहिए कि जो उसका पति है वो उसके खातिर, अपने परिवार के खातिर अपनी पत्नी को छोड़ करके, कोई भी पति अपनी पत्नी को छोड़ करके अलग शायद नहीं रहना चाहता है, पर अगर वो रह रहा है तो उसकी मजबूरी हो सकती है, उसकी भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शायद देखा जाए तो गलती इन सभी लोगों की होती है, गलती इसमें इन सभी लोगों की होती है। पर दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक ये सीख लेनी चाहिए, ये सबक लेना चाहिए कि इस तरीके हम लोगों को कोई भी काम करने से पहले दिल की लोग सुन लेते हैं, दिल की ना सुन करके दिमाग की सुनना चाहिए और दिमाग से ही सोचना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।